जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज है बच्चों 5 मई और आज हम बात करेंगे पिछले 2-3 दिनों के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उनसे जुड़ी हुई बच्चों स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद इंडिया में बच्चों एक नया बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ जो कि पहले भी था बट बीच में बच्चों उसको खत्म कर दिया गया था। उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। उसके हेड कौन अपॉइंट किए गए हैं? अजीत डोवाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, विक्रम सूद, एएस दुलत या आलोक जोशी। और आंसर है बच्चों डी, आलोक जोशी। तो आलोक जोशी द फॉर्मर चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो, जो भारत की बच्चों इंटेलिजेंस सीक्रेट एजेंसी है, रो उसके बच्चों जो फॉर्मर चीफ रह चुके हैं, उनको नया चेयरमैन बनाया गया है बच्चों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का। बच्चों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड 1998 में एस्टेब्लिश किया गया था और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने बच्चों ये बोर्ड जो है ये एस्टेब्लिश किया था। अब ये जो बोर्ड था इसका उस टाइम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हुआ करता था और इसका काम क्या है बच्चों? मेन देखिए, भारत में कोई भी डिसीजन जो बच्चों भारत की सिक्योरिटी को लेना है वो भारत के प्रधानमंत्री, भारत की आर्मी नेवी एयरफोर्स के हेड, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो लेते हैं। बट एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होना भी जरूरी है जो इनको अलग से थोड़ा बेसिक राय दे, इनको बेसिक चीजें बताए जो भारत की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, ताकि एक अलग से बच्चों पर्सपेक्टिव सामने आए। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का मेन काम क्या है? टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑन सिक्योरिटी मैटर। तो भारत की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो काम करे। ये वो लोग हैं बच्चों जो इंडिपेंडेंटली सरकार से अलग होकर अपनी रिसर्च करेंगे और बाद में सरकार को रिकमेंडेशन देंगे। इसमें अभी बच्चों टोटल 7 मेंबर हैं। एक जो है वो चेयरमैन है और उनके अलावा 6 मेंबर हैं। इन 6 मेंबर में से बच्चों एक नेवी से हैं, एक आर्मी से हैं, उसके अलावा 2 आईपीएस ऑफिसर हैं, एक आईएएस ऑफिसर है। तो अलग अलग जो है बच्चों वो लोग जो है वो मिलके इस बोर्ड का पार्ट बनेंगे और वो बताएंगे कि कैसे हम कर सकते हैं बच्चों सिक्योरिटी को लेकर और अच्छे मेजर्स बच्चों। तो याद रखिए आलोक जोशी बने हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के नए चेयरमैन बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अपकमिंग डिपो दर्पण पोर्टल? तो डिपो दर्पण पोर्टल जो है बच्चों उसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहांस फूड सिक्योरिटी, इंक्रीज डिजिटल लिटरेसी, प्रमोट ई कॉमर्स या रेगुलेटिंग रिटेल प्राइसिंग। और आंसर है बच्चों फूड सिक्योरिटी। तो आपने डिपो सुना होगा जहां से बच्चों सरकारी राशन मिलता है, ये उसके रिलेटेड बच्चों प्रोग्राम बेसिकली शुरू किया जा रहा है। द डिपो दर्पण पोर्टल is being introduced by government as a real time monitoring system for food storage depot। अब भारत में आपको पता है बच्चों सरकारी अनाज मिलता है और इसको जो देखती है वो है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों ये मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के जो हेड है बच्चों वो है प्रहलाद जोशी, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं बच्चों, प्रहलाद जोशी। ठीक है, प्रहलाद जोशी इसके बच्चों मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट है। अब बच्चों इस मिनिस्ट्री ने, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है डिपो में अलग अलग अनाज पड़ा है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें रियल टाइम कितना अनाज किस जगह किस डिपो में पड़ा हुआ है, क्या वहां पे किस हिसाब से रखा है, चावल कितने, गेहूं कितने, उसकी रियल टाइम बेसिस पे बच्चों डिपो दर्पण पोर्टल में इंफॉर्मेशन जाएगी ताकि सिस्टम में लोगों को पता चल सके प्लस सरकार को पता चल सके। जिससे होगा क्या, अगर एक जगह अनाज ज्यादा है दूसरी जगह कम है तो वहां से वहां शिफ्ट कर देंगे ताकि जहां अनाज कम है वहां के लोगों को ठीक रूप से बच्चों अनाज मिल पाए। तो इट्स कोर पर्पज टू एंश्योर दैट दीज डिपो मेंटेन टॉप टियर स्टैंडर्ड इन क्वालिटी एंड सेफ्टी। This initiative support the broader goal of enhancing food security for more than 80 करोड़ बेनिफिशियर्स अक्रॉस इंडिया। बच्चों तो आपको पता है 80 करोड़ लोगों को सरकार कई बार बोलते हैं कि हम अनाज फ्री में राशन देते हैं, तो उसको बच्चों जो है उसमें ये काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों माउंट एवरेस्ट से। तो क्वेश्चन है बच्चों
कि विच कंट्री इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लॉ टू रेस्ट्रिक्ट माउंट एवरेस्ट परमिट टू एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स। बच्चों तो कौन सा वो देश है जो कि माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग के लिए एक नए बच्चों परमिट या नया कानून बनाने की सोच रहा है? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, इंडिया या चाइना। और आंसर है बच्चों नेपाल, क्योंकि माउंट एवरेस्ट में ज्यादातर जो माउंटेनिंग एक्सपीडिशन होते हैं वो सारे कौन करते हैं? बेसिकली नेपाल से होता है बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि नेपाल इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू ड्राफ्ट लॉ टू लिमिट माउंट एवरेस्ट एसेस ओनली टू क्लाइंबर्स हु हैव प्रायर एक्सपीरियंस स्केलिंग पीक अबव 7000 मीटर्स। तो नेपाल ने ये डिसीजन लिया है कि वो एक नया कानून बनाएगा, जिस कानून के अंडर सिर्फ उन्हीं क्लाइंबर्स को परमिट मिलेगा माउंट एवरेस्ट पे जाने का जो ऑलरेडी 7000 मीटर या उससे कोई ऊंची पहाड़ी पे चढ़ चुके हैं एक बार। अगर वो ऐसा कर चुके हैं तभी आप माउंट एवरेस्ट पे जा सकते हो, वरना आप माउंट एवरेस्ट के पीक के लिए बच्चों आपको जो है वो एसएस या फिर आपको पास नहीं मिलेगा, आपको परमिशन नहीं मिलेगी बच्चों। अब बच्चों ऐसा क्यों किया गया है? देखिए बच्चों 1953 में पहली बार बच्चों तेंजिंग और हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी बच्चों, है ना। शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी दो आदमी थे, 1953 में गए। 1953 के बाद से अब तक करीब 7000 माउंटेनियर्स बच्चों, 7000 माउंटेनियर्स जो हैं वो माउंट एवरेस्ट के पीक पे जा चुके हैं। लेकिन इन 7000 में से करीब 400 लोगों की बच्चों डेथ हो गई है, 400 डेथ हो चुकी है बच्चों। अब ये 400 डेथ हुई हर सीजन में बच्चों। माउंट एवरेस्ट पे बच्चों ऐसा नहीं है साल में कभी मर्जी चले जाओ, माउंट एवरेस्ट पे सीजन आता है अप्रैल से लेके जून के बीच में, यानी अप्रैल से जून के बीच सबसे बढ़िया मौसम रहता है माउंट एवरेस्ट पे एक्सपीडिशन करने का। तो इस बीच में कई बार 400, कई बार 500, कई बार 350 लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, जिससे वहां पे एक तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इंसान जहां जाएगा कूड़ा करकट फैलाएगा तो थोड़ा सा बच्चों इकोसिस्टम एनवायरमेंट को नुकसान होता है। बट चलो कोई नहीं, हर सीजन में 7-8 10 लोगों की डेथ हो जाती है। जैसे पिछले साल 8 लोग मरे, उससे पिछले सीजन में 14 लोगों की डेथ हुई। तो वो ज्यादातर क्यों होते हैं? क्योंकि इनएक्सपीरियंस लोग जा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए नेपाल की सरकार ने डिसीजन लिया है कि हम अब कम बंदों को परमिशन देंगे, खास तौर पे उन्हीं को देंगे जो 7000 मीटर से ऊपर की ऑलरेडी चढ़ाई चढ़ चुके हैं बच्चों। दिस मूव इज पार्ट ऑफ कंट्रीज ब्रॉडर एफर्ट टू एड्रेस ग्रोइंग इश्यू ऑफ ओवर क्राउडिंग, राइजिंग फैटिलिटीज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन टू द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन। अब माउंट एवरेस्ट जो है ना बच्चों, उसके आप मान के चलो 3 तरफ से चढ़ाई जो है वो नेपाल की तरफ से, एक तिब्बत की तरफ से है। ज्यादातर लोग जो नेपाल की तरफ से चढ़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि माउंट एवरेस्ट जो है इसके 2 नाम और हैं। एक इसका नाम है बच्चों सागर माथा और दूसरा बच्चों इसका नाम है चोमोलांगमा। तो माउंट एवरेस्ट को लोकल लोग बच्चों माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सागर माथा या फिर चोमोलांगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इनमें से किस डेट को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल बच्चों हम सेलिब्रेट करते हैं? मई 2, मई 3, मई 4 या मई 5? और आंसर है बच्चों मई 3। तो मई 3 को बच्चों हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। तो एवरी ईयर मई 3 is celebrated as World Press Freedom Day. This occasion celebrates the fundamental principle of press freedom and is an opportunity to evaluate press freedom worldwide, to defend the media from attacks on their independence and to pay tribute to journalists who have lost their life in exercise of this profession. तो बेसिकली मई 3 को बच्चों हम मीडिया जर्नलिज्म को लेके बच्चों बेसिकली प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं, ताकि क्योंकि देखिए बच्चों सरकारें आएंगी, सरकारें गलत काम करेंगी, अच्छा काम करेगा, वो प्रेस का काम है लोगों को उसके बारे में अवेयर करना। और प्रेस कब बताएगी? जब उसके पास आजादी होगी। तो उसी को लेके बच्चों दिन जो है वो सेलिब्रेट होता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बच्चों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1993 में बच्चों इसको प्रोक्लेम किया था कि हम मनाएंगे, जबकि 1991 में यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी बच्चों उसमें कहा गया था हमें दिन मनाना चाहिए। तो अगर शुरू हुआ तो 1993 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको शुरू किया। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का बच्चों जो थीम है इस बार का वो था रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया बच्चों। तो ये इस बार का बच्चों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का थीम था। इसके अलावा
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन ही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उसमें किस देश में प्रेस को कितनी आजादी और कितना इजीली प्रेस अपनी बात रख सकता है, उसको लेके बच्चों की इंडेक्स आता है, उसमें देशों की लिस्ट आती है, वो भी आई है, उसकी भी बच्चों हम अलग से बात करेंगे। और उसमें इंडिया का रैंक क्या है पेपर में बच्चों, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो उसको बच्चों आने वाले अभी करंट अफेयर में हम देखेंगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि द शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट एम्स टू एनहांस कनेक्टिविटी बिटवीन विच टू इंडियन स्टेट। तो ये जो शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट भारत सरकार ने अप्रूव किया है, ये किन दो इंडियन स्टेट के बीच में बच्चों कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा? असम मेघालय, नागालैंड त्रिपुरा, मणिपुर असम, सिक्किम असम, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है बच्चों। आंसर क्या है? असम और मेघालय बच्चों। अगर आपको यह भी पता है ना बच्चों कि शिलोंग और सिलचर है कहां पे, तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि शिलोंग मेघालय में एक शहर है और सिलचर असम में एक शहर है, तो भी बच्चों आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट ग्रांटेड द अप्रूवल फॉर 166 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे along National Highway 6 connecting Molingkhung near Shillong in Meghalaya to Panchgram near Silchar in Assam। तो बेसिकली शिलोंग और सिलचर के बीच में नेशनल हाईवे 6 आता है बच्चों, तो नेशनल हाईवे 6 के साथ लगता एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। अब एक्सप्रेसवे बेसिकली क्या होता है बच्चों? एक सड़क होती है जो कि थोड़ा सा मेन क्राउडेड एरिया से दूर बनाई जाती है। जैसे मान के चलिए कि ये एक शहर है, सिटी है बच्चों, सिटी ए। अब यहां से बीच में एक शहर आया, फिर एक और शहर आया, फिर एक और शहर आया, फिर एक और शहर आया, ये बच्चों किसी दूसरे स्टेट का है, सिटी बी। तो ये कोई नेशनल हाईवे है बच्चों। अब इस नेशनल हाईवे की दिक्कत क्या है कि इस पे क्राउड बहुत रहता है, क्योंकि बीच में छोटे छोटे शहर आ रहे हैं। तो होगा क्या, अगर सिटी ए से सिटी बी के बीच में बाहर बाहर से एक सड़क बनाई जाए, इसको बोलते हैं बच्चों एक्सप्रेसवे। और एक्सप्रेसवे क्या होगा, ये थोड़ा जल्दी इसमें स्पीड ज्यादा होती है लोगों की, इसमें आप जल्दी जा सकते हो क्योंकि ये बाहर बाहर से जाएगा, तो ये है एक्सप्रेसवे। अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या होता है बच्चों? वो एक्सप्रेसवे जो बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच। बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब है जो जीरो से बनाया जाता है, यानी अभी वहां पे कोई सड़क नहीं है, तो नई सड़क बनेगी, नए पुल बनेंगे, सब कुछ नया बनेगा, तो उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड। तो जैसे आपको बोलते ना कि यहां तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, इसका मतलब अभी वहां पे कुछ नहीं है, जमीन है, वहां पे जीरो से एयरपोर्ट बनाएंगे, उसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट या ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, मतलब जो सड़क जीरो से बनाई जाती है तो बनेगी, ताकि बच्चों इस पूरे रीजन में, खास तौर पे जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का रीजन है ना, उसमें कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सके। तो इसके लिए बच्चों बनेगा ये नया बच्चों ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 166 किलोमीटर का, मेघालय और असम के बीच में, जिसमें करीब 34 वायाडक्ट, 19 मेजर ब्रिज और 153 माइनर ब्रिज होंगे, जिसे पूरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ही बच्चों कनेक्टिविटी में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वेव समिट के बारे में। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज द वेव समिट 2025 वॉज हेल्ड फ्रॉम 1 मई टू 4 मई। तो 1 मई से 4 मई के बीच में वेव समिट इनमें से कौन से शहर में ऑर्गेनाइज किया गया? दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या बेंगलुरु? और आंसर है बच्चों मुंबई। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द फर्स्ट एवर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, यानी वेव समिट बच्चों। तो WAVE वेव ये बन गया, समिट बच्चों ये बन गया, तो वेव्स इन मुंबई, मार्किंग a significant milestone for India's media and entertainment industry. The summit gathered a distinguished audience including prominent figures from India film industry, digital content creator and key stakeholders from across the globe। तो पूरी दुनिया से अलग अलग जो बच्चों एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग, प्लस जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है वो यहाँ पे आए, और करीब बच्चों 65 कंट्रीज के आसपास के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं। और 1 से 4 मई के बीच में अलग अलग फंक्शन ऑर्गेनाइज हुए, जिसमें अलग अलग बच्चों डिस्कशन हुई, पैनल आए, जिन्होंने बेसिकली ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सेक्टर के बारे में ज्यादातर बात करी बच्चों। अब इसी में एक और बच्चों कमाल की बात क्या हुई कि जो यूट्यूब थे ना, यूट्यूब का जो इंडिया हेड था, उसने कमाल की बात बताई कि इंडियन जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हैं उनको अब तक यूट्यूब रेवेन्यू कितना दे चुके? 21,000 करोड़। तो 21,000 करोड़ जो पैसे हैं वो जो यूट्यूब है उसने इंडियन कंटेंट क्रिएटर को बांटे हैं बच्चों। और ये जो वेव्स 2025 समिट है बच्चों,
ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की ऑर्गेनाइज कर रहा है। फिक्की के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था बच्चों कि फिक्की एक तरह का भारत में जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं ना उनका एक ग्रुप है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन लोगों ने मिलकर बच्चों ऑर्गेनाइज किया। और ये जो जियो का सेंटर है ना बच्चों, जियो कन्वेंशन सेंटर, वहां पे बच्चों ये हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। Which of the following organization launched the Aim for Nature initiative? UNEP, United Nations Environmental Program, UNESCO, Food and Agriculture Organization FAO या UNDP, United Nations Development Program बच्चों। और आंसर क्या है? FAO। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन रिसेंटली लॉन्च्ड अ सिग्निफिकेंट न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम है एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन यानी एम फॉर नेचर। तो AIM फॉर ये हो गया और NATU हो गया और RE बच्चों RE नेचर हो गया, इसलिए इसको देखो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है। अब एम फॉर नेचर इनिशिएटिव का मेन जो मोटिव है बच्चों वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी इंसान जंगलों को, पहाड़ों को जिनको नुकसान पहुंचा चुका है, जमीन को नुकसान पहुंचा चुका है, उसको दोबारा से हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। और इसमें बच्चों करीब 9 मिलियन US$ जो है वो इन्वेस्ट किए गए हैं। ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो यूनाइटेड किंगडम ने करी है बच्चों। और इसमें होगा क्या? इसमें बच्चों अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और अलग अलग बच्चों एरियाज में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वो जो इकोसिस्टम का नुकसान हुआ उसको ठीक कर सकते हैं, उसकी भरपाई कर सकते हैं। अब ये बच्चों जो FAO है ना, ये कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बच्चों यूनाइटेड नेशन का ही एक एजेंसी है। याद रखिए ये जो FAO है ये अलग से बच्चों कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन की ही एक एजेंसी है और ये वर्क करती है अंडर इकोसोक। यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इकोसोक के नीचे काम करती है बच्चों। FAO जो है इसको वर्ल्ड वॉर के टाइम बनाया गया था बच्चों 1945 में, ताकि उस टाइम दुनिया में जो खाने की दिक्कत थी उसको सोल्व किया जा सके। और FAO का जो हेडक्वार्टर है आज के दिन बच्चों वो रोम में है। रोम कहां पे है? इटली में। इटली की राजधानी है रोम, इसका हेडक्वार्टर रोम में है। और करीब 195 कंट्रीज बच्चों इसके मेंबर हैं, 194 प्लस एक यूरोपियन यूनियन बच्चों। और ये पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी को लेके भी काम करती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर भी बच्चों इसके अलग अलग इनिशिएटिव हैं जो ये लेती है। ठीक है, तो ये था बच्चों एम फॉर नेचर इनिशिएटिव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल के बारे में। द रेड क्राउन रूफ टर्टल जिसको बाटागुर काचुगा बोलते हैं बच्चों, जिसका साइंटिफिक नेम, इज क्लासिफाइड अंडर विच प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ IUCN। IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बच्चों। तो वनरेबल, एंडेंजर्ड, लीस्ट क्रिटिकल या क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इनके बारे में बच्चों चलिए बात करते हैं। तो अब ये बच्चों न्यूज में क्यों आई है बात? तो न्यूज में क्यों आई है बच्चों कि इन अ लैंडमार्क अचीवमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन द एंडेंजर्ड रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल जिसको बाटागुर कचुगा बोलते हैं हैज मेड अ ट्रिumphant रिटर्न इन गंगा रिवर आफ्टर 3 डिकेड ऑफ अब्सेंस। तो जो गंगा नदी है खासतौर पे यूपी बिहार में जब गंगा बहती है तो उसमें 30 साल पहले बच्चों कछुए की एक वैरायटी मिलती थी जिसका नाम था रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल। और ये कछुआ 30 साल पहले बच्चों उस जमीन की उस एरिया से गायब हो गए, यानी यूपी बिहार में अब ये कछुआ गंगा में नहीं मिलता। इसके लिए फिर बच्चों भारत में अलग से प्रोग्राम चला। तो जो टर्टल कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसने बच्चों भारत सरकार के साथ बात करी। फिर भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है बच्चों नमामि गंगे। तो नमामि गंगे मिशन के अंडर फिर भारत सरकार ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, इनको हम दोबारा से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बच्चों एक वेटलैंड साइट है, हैदरपुर वेटलैंड साइट। हैदरपुर वेटलैंड साइट है। तो हैदरपुर वेटलैंड साइट में जो है बच्चों फिर इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया 30 साल के बाद। 2 अलग अलग ग्रुप में छोड़ा गया इनको बच्चों। पहले आप कह सकते हो कि जो कंजर्वेशन वाले थे उन्होंने अपने यहां पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ाई और बाद में 2 ग्रुपों में इनको बच्चों वहां पे बेसिकली छोड़ा है हैदरपुर वेटलैंड साइट के आसपास बच्चों। अब ये जो
जो रेड क्राउन रूफ टर्टल है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN रेड लिस्ट में बच्चों। अब ये क्या है, तो IUCN जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म अभी हमने लिखी थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये 1948 में बनी थी बच्चों। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड में है। ग्लैंड कहां पे है बच्चों, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में एक जगह है ग्लैंड, इसका हेडक्वार्टर वहां पे है। और ये पूरी दुनिया में जो जो बच्चों एनिमल स्पीशीज या फिर प्लांट स्पीशीज या फिर पक्षियों की या किसी भी टाइप की जो वाइल्ड लाइफ है उनकी स्पीशीज खतरे में होती है, उसको लेके बच्चों ये एक रेड लिस्ट डालती है कि पूरी दुनिया में इनको खतरा है, इनको बचाओ। और इसमें इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे एक कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट कैटेगरी, कि एक्सटिंक्ट मतलब वो जानवर जो खत्म हो चुके हैं। एक होती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब जो बिल्कुल खतरे में है और अगर इनको इमीडिएट तौर पे नहीं बचाया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं वाइल्ड लाइफ में। फिर एक होती है एंडेंजर्ड, यानी जिनको थोड़ा कम खतरा है। तो याद रखिए इस कैटेगरी में जो बच्चों ये रेड क्राउन रूफ टर्टल है, ये कौन सी कैटेगरी में डाला हुआ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, की अगर हमने अब नहीं बचाया इनको तो इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकती है और इनकी पॉपुलेशन को खतरा हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है रेड क्राउन रूफ टर्टल। और ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि रिसेंटली इसको बच्चों गंगा नदी में दोबारा से 30 साल के बाद छोड़ा गया। नेक्स्ट बच्चों थोड़ा सा कंजर्वेशन के बारे में एक और चीज बच्चों, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। एक खास तरह की बटरफ्लाई होती है बच्चों जिसको बोलता है यूरोपियन रेड एडमिरल बटरफ्लाई या वेनेसा अटालांटा बच्चों, जिसका एक साइंटिफिक नेम है। अब ये इंडिया में नहीं मिलती थी बच्चों, बट कमाल क्या हुआ, यूरोपियन रेड एडमिरल बटरफ्लाई वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच इंडियन स्टेट, पहली बार इंडिया में स्पॉट हुई है। इंडिया में नहीं मिलती थी बच्चों, और कहां पे मिली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। आंसर है बच्चों हिमाचल प्रदेश। यूरोपियन रेड एडमिरल बटरफ्लाई scientifically called as Vanessa atalanta has been recorded for first time in India near Dharamshala in Himachal Pradesh. This rare sighting was confirmed during a butterfly survey at Thattatharna Hills in Doladar mountain range at altitude of 2500 मीटर। और ये बच्चों हिमालयन बटरफ्लाई एक्सपर्ट लविश गरलानी ने बच्चों कंफर्म करा है कि ये जो है यूरोपियन रेड एडमिरल बटरफ्लाई है, जो कि इंडिया में पहली बार बच्चों मिली है। ओरिजिनली ये यूरोप में मिलती है, बट ये बटरफ्लाई लगातार माइग्रेट करने के लिए जानी जाती है। तो ये पाकिस्तान में भी बच्चों कभी कभी मिली है, बट इंडिया में पहली बार मिली है, तो इसलिए बच्चों एक खास न्यूज बन जाती है। तो इसका नाम याद रखिएगा बच्चों कि ये बटरफ्लाई इंडिया में हमें पहली बार देखने को मिली है। नेक्स्ट बच्चों, इस पूरी बच्चों जो आज के हमारे क्वेश्चन है ना, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो हमने बात करी थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, उसी दिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है, 121, 131, 141 या 151, 121, 131, 141 या 151। आंसर क्या है बच्चों, 151। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो इंडिया was ranked at 151st position in World Press Freedom Index 2025। और ये देता कौन है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में हर साल बच्चों सर्वे कराती है, और ये सर्वे बेसिकली 5 फैक्टर्स के ऊपर होता है कि किस देश में वहां की जो प्रेस है उसको पॉलिटिकल आजादी मिली हुई, यानी पॉलिटिकली परेशान नहीं किया जाता, लीगली परेशान नहीं किया जाता, इकोनॉमिकली वो खुद को सस्टेन कर सकती है, यानी ऐसा नहीं है कि वो दर दर भटक रहे हैं, खुद के ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं वो। उसके अलावा सोशो कल्चरली बच्चों जो है वो अपनी सारी बातें जो है वो प्रेस रख पा रही है कि नहीं रख पा रही है। और दूसरा सेफ्टी, कि वहां की प्रेस अगर कुछ छाप रही है तो कितनी सेफ है उस देश में। तो 5 फैक्टर के ऊपर ये स्टडी करते हैं और करीब 180 कंट्री की बच्चों की लिस्ट निकालते हैं, और इन 180 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक कितना है बच्चों, 151 बच्चों। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मानेगी नहीं, वो कहेंगे ये तो बेवकूफ लोग हैं, हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, हमारे यहाँ अखबार टीवी कुछ भी बोलता है। बट ओवरऑल बच्चों सिचुएशन अगर आप देखोगे, आपको पता है भारत सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे
तो आप बच्चों जेल जा सकते हो। ये बच्चों आज के दिन की सिचुएशन है। और ये कैसे पता लग रहा है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से। तो इन द पास्ट 25 years इंडिया पोजीशन इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रेस्ट डाउन फ्रॉम 80 इन 2002। तो 80 थी 2002 में, वहां से बच्चों 159 आई 2024 में। और फिर सबसे बुरी हालत बच्चों कब हुई थी इंडिया की? 2023 में, जब इंडिया का रैंक बच्चों 161 पहुंच गया था। अभी तो थोड़ा सा बच्चों इंप्रूव होके 2024 में 159 आए, अब बच्चों कौन सा आ गया? 151 बच्चों। और थोड़ी सी तरक्की हुई है, बट आप देखिए बच्चों, हम 2002 में 80 पे थे, अब बच्चों हम 151 पे आ गए हैं। फिर बच्चों बारी आई कि दुनिया में पहले नंबर पे कौन है? कौन सा ऐसा देश है जहां की फ्रीडम जो प्रेस है वो सबसे अच्छी आजादी ले रही है? तो देश का नाम है बच्चों नॉर्वे। तो इसमें बच्चों ये जो फ्रीडम इंडेक्स था ना, इसमें अच्छे अच्छे देशों का बुरा हाल है। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, चाइना। चाइना बच्चों दुनिया में इतनी बड़ी सुपर पावर ये और वो, चाइना का रैंक आया है बच्चों 178। रशिया बच्चों, रशिया का रैंक आया है 171 बच्चों, हमसे भी बहुत पीछे। हमारा दोस्त पाकिस्तान तो हमसे पीछे है, 158 के आसपास पाकिस्तान का रैंक है बच्चों। ज्यादातर जो अच्छे देश है ना, जिनमें जहां पे प्रेस को ज्यादा आजादी है, वो सारे यूरोप में है। तो यूरोपियन कंट्री के पास फ्रीडम अगर आप देखोगे वो कंपेरेटिवली इस सर्वे के अकॉर्डिंग बच्चों ज्यादा है। लास्ट बच्चों 180वें नंबर पे जो देश आया है उसका नाम है एरिट्रिया। एरिट्रिया अफ्रीका का एक कंट्री है बच्चों, वहां पे प्रेस की हालत सबसे बेकार बताई गई है। तो याद रखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 151 रैंक इंडिया का, पहले रैंक पे नॉर्वे, आखिरी पे एरिट्रिया। और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो एक एनजीओ है बच्चों, उसने रिपोर्ट पब्लिश करी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।